और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है हिंदुस्तान का मान, मुगल ने दी पहचान। अचंभा हो सकता है आपको हमारे विषय को सुनकर कि अचानक हम मुगलों पर क्यों बात करने लगे, लेकिन मुगलों पर बात अचानक नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं, असम से चुने जाते हैं। उन्होंने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मुगलों ने इस देश को का एकीकरण किया, इसको हिंदुस्तान के तौर पर पहचान दी, उन्होंने लाल किला और ताजमहल बनवाया और इन सब कारणों से उन्हें मुगलों पर गर्व है। उनका मानना है कि मुगलों के बगैर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अधूरी है। जब उन्होंने इतनी भावनात्मक बातें कही तो हमें लगा कि इस पर बात किया जाना बड़ा जरूरी है। असम की असल में कहानी भी दूसरी चल रही है। असम में इस समय हेमंत विश्व शर्मा की सरकार है और उनकी सरकार ऐसा मानती है कि जो मदरसे हैं जहां पर इस्लाम की शिक्षाएं दी जाती हैं वो दरअसल आतंकियों के अड्डे हैं। हेमंत विश्व शर्मा इस बात को लेकर बेहद नाराज है और मदरसों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 3 मदरसों को बुलडोजर के माध्यम से ढहाया जा चुका है। तो इस घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के सांसद का ये ख्यालात अपने आप में चौंकाने वाला है। मुगलों की प्रशंसा के संदर्भ में उन्होंने सब कुछ कहा, पर उनका मानना है कि ताजमहल और लाल किला जैसी उन्होंने बहुमूल्य संपत्ति इस देश को उपलब्ध कराई। देश के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उनका योगदान है, इसलिए उन्हें मुगलों पर गर्व है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुगल हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए या शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए। मुगलों के योगदान के संदर्भ में हमें उनका आभारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर देश इस विषय में क्या सोचता है और क्या सोचा जाना चाहिए, इस पर कुछ गंभीर विमर्श करते हैं। हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कई खास मेहमान इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि शब्दों के पीछे रही भावना का अध्ययन करना चाहिए, केवल शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। तो महात्मा गांधी ने बात कही थी तो बाकी लोग उसे माने ना माने, हम मानने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस सांसद के द्वारा जो कुछ कहा गया उसकी केवल शब्द पर नहीं जा रहे बल्कि भावना पर भी जाने की कोशिश करते हैं और उसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में नंद कुमार साई जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान चेहरे हैं, पूर्व सांसद हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ में स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस्लामिक रिसर्चर हैं। निशांत वर्मा जी भी हमारे साथ में होंगे, मुखर आवाज़ हैं, अपने तरीके से चीज़ों को देखते सुनते महसूस करते हैं। और सबके बीच में वरिष्ठ इतिहासकार अनुभा श्रीवास्तव जी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अनुभा जी आपसे करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले उस बयान का कुछ हिस्सा सुन लेते हैं जिसकी रोशनी में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। एक बार सुने क्या कुछ कह रहे हैं सम्मान्य सांसद अब्दुल खालिक। जो हिंदुस्तान का परसेप्शन, ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है। जो छोटे छोटे राज्य में जो भारत था बीच में, उसके मुगलों ने हिंदुस्तान का शेप दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। इसलिए मुगल के लेके मैं गर्व करता हूँ। लेकिन मैं मुगल नहीं हूँ, मैं मुगल का वंश का भी नहीं हूँ, डायनेस्टी का भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुगलों ने हिंदुस्तान को शेप दिया था, मुगलों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, इसलिए मैं मुगल को लेकर गर्व करता हूँ। तो अब्दुल खालिक ने अपना दृष्टिकोण दिया, वो गर्व करते हैं, हिंदुस्तान को का एकत्रीकरण किया, हिंदुस्तान के जो तमाम राजे महाराजे थे उनको रौंद दिया, रौंद कर उन पर अपना शासन किया और उसके अलावा बहुत कुछ किया। उसको विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन अपने पैनलिस्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और जो हमारे ख्यालात हैं उन्हें भी आपके बीच में साझा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं अनुभा जी से करना चाहूँगा और उनसे समझना चाहूँगा, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में नजरिया है कि ये गर्व का विषय है। क्या इतिहास के संदर्भ में वाकई उनका योगदान इस देश में ऐसा है जो हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए? अनुभा जी, बतौर इतिहासकार आपकी दृष्टि, क्योंकि बाकी मेरे साथ में दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, पर इतिहासकार किस दृष्टि से देखते हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या देखें, एक आक्रमणकारी के तौर पर या इस देश के उद्धारक के तौर पर, इस देश के मसीहा के तौर पर? गर्त में गड़ा हुआ था देश, मुगल आए, बाबर आए, हुमायूं आगे चले, अकबर का शासन आया, फिर औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, लंबी कहानी है। देश का कल्याण हो गया, किसी लायक नहीं थे हम, धन्य हो गए। क्या कहती हैं अनुभा जी? इस बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, पैनल पे सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत आपका वाक्य सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि हम कुछ भी नहीं थे और मुगलों ने आके हमें कहाँ बना दिया।
वाकई में अगर ये बात कहा जाए तो मैं कहूंगी कि शायद सूरज होता ही नहीं है पृथ्वी में, जी बिना सूरज के पृथ्वी चल रही है, ये बात उतनी ही झूठ मुझे लग रही है। जी तो बहुत हंसी आई मुझे इस बात को सुन के। भारतवर्ष का इतिहास शायद इतना पुराना है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भारतवर्ष की सभ्यता गिनी जाती है। अगर जी आप उठाकर देखेंगे तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, भारत का जो ज्ञान है, वेद है, पुराण है, हमारे यहाँ से सब लेकर गए हैं। आपने मैक्स मुलर का नाम सुना होगा। जी मैक्स मुलर यहाँ से बहुत सारा हमारे वेदों को ट्रांसलेट करके ले गए। अगर हम कुछ थे ही नहीं तो ये सब कहाँ से आ गया? अगर भारतवर्ष की ही बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि वो गर्व करते हैं उसके ऊपर, लेकिन एक बात बहुत क्लियर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप भारतवर्ष की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो विष्णु पुराण में आपको भारतवर्ष का उल्लेख मिलेगा। अब विष्णु पुराण कितना पुराना लिखा हुआ है, पुराण कितने पुराने हैं, वेद कितने पुराने हैं, ये शायद सभी भारतीय जानते हैं। इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि कितने पुराने हैं, कितने प्राचीन हैं। और अगर आप मुगलों का इतिहास देखेंगे तो आप मुगलों की बात करें तो 1526 में बाबर भारत में आया था सबसे पहले, और एक आक्रमणकारी के रूप में आया था, जैसे कि आपने कहा। ये बात अलग है कि मुगल बाद में भारत में सेटल हो गए, उसके भी अलग अलग रीजंस रहे, लेकिन वो भारत का कोई उद्धार करने के लिए भारत नहीं आए थे। ये एक सोच बहुत ही गलत है कि वो भारत आए और उन्होंने भारत को एक भारतवर्ष बना दिया। अगर ऐसी बात है तो इतना पुराना भारत, आपको मैं एक संस्कृत का श्लोक सुनाती हूँ, पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। तो श्लोक कुछ इस तरह से है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम। इसको समझने की कोशिश कीजिए जरा। समुद्र के उत्तर में जो है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के जो उत्तर में है, हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम, जो हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तत् भारतम, वो भारतवर्ष है, नाम भारती संतति। ये एक बहुत पुराना श्लोक है संस्कृत का। आप जरा सोच के देखिए कि जो पहले ही कहते हैं कि जो समुद्र के उत्तर में है और जो हिमालय के दक्षिण में है वो भारत है, और वो भारत संतति है, हम उसके वंशज हैं, इसमें यहाँ के रहने वाले हैं, और ये भारतवर्ष है। तो जो इतना पुराना है, इतने पुराने श्लोकों में ये बात कही गई है, उसको मुगल क्या करेंगे उसके लिए, जरा ये बताइए। हमारा अगर उठाकर देखिए, संवत लिखे गए हैं, एक कली संवत का जिक्र आता है जो ईसा पूर्व 3102 वर्ष पुराना है जी। लेकिन अगर आप टोटल देखें तो लगभग आज से 5000 वर्ष पुराना हो गया वो कली संवत। तो एक छोटी छोटी सी चीजें हैं। आप देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठा लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतिहास के प्रमाण कुछ बता रही हूँ, इतिहास की बातें कर रही हूँ। अगर मैं अपनी भाषा या अपनी उसमें बोलना चाहूँ तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान में थी, पूरी दुनिया ने उसे अडेप्ट किया। लेकिन क्योंकि मैं इतिहास की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले लीजिए, आप मेगास्थनीज की इंडिका ले लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको उत्तर पथ और दक्षिण पथ की बात की जाती है। जो मार्ग हमारे यहाँ उत्तर और दक्षिण के है वो बताए गए हैं कि यहाँ से यहाँ तक यूनाइटेड था भारत। अगर भारत यूनाइटेड नहीं होता, इतना नहीं होता, छोटे छोटे राज्यों में बंटना, वो तो आप कहेंगे कि अंग्रेजों के समय में भी था, अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया। फूट डालो और राज करो की नीति हम जो कहते हैं। तो कुल मिलाकर अनुभाई जी को अचंबा है माननीय कांग्रेस सांसद के इस विचारवान वक्तव्य को लेकर। जिस कौटिल्य अर्थशास्त्री का उल्लेख अनुभाई जी कर रहे हैं उसका समय भी ईसा से तकरीबन 300 वर्ष पूर्व का है। 323 ईसा पूर्व के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल शुरू होता है, जिस दौर में चाणक्य उनके महामंत्री के तौर पर थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी सम्राट के तौर पर देखा जाता है, यानी भारत का एक विशाल भूभाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक ने तो इस देश की ख्याति समुद्र पार तक फैलाई और भारत का संदेश बौद्ध धर्म के संदर्भ में पूरी दुनिया में गया। ऐसी विरासत के साथ हम हैं, पर इसके बीच में हमें बता रहे हैं माननीय सांसद महोदय कि आपको आभारी होना चाहिए, और मैं तो गर्व करता हूं मुगलों पर। तो इस विचार के साथ में कांग्रेस कहां खड़ी है, इसके लिए स्वामीनाथ जायसवाल जी मेरे साथ में है। तो स्वामीनाथ जी, आपसे जानना चाहूंगा आपके सम्मानीय सांसद के ख्यालात के संदर्भ में कहाँ खड़े हैं आप? अपने सांसद के साथ खड़े हैं या कहीं और खड़े हैं? देखिए, ये सांसद जी अपने व्यक्तिगत विचार, जैसे बाबर हमारे पे 300 वर्षों तक ये लोग शासक बन के रहे जी, और भारत में वो पिकनिक करने तो आए नहीं थे जी। ये पूरे देश के इतिहास गवाह है कि मुगल शासन हमारे राजे महाराजाओं के पर अपना प्रभाव डालकर 300 साल तक भारत का, उनके कहने का तात्पर्य यह था कि लाल किला और ताजमहल उनका बनवाया हुआ चीज है, तो ठीक है। लेकिन विचार जो कांग्रेस की विचार के साथ नहीं है, वो तो उनका व्यक्तिगत विचार है। न वो बोले भी है कि हम न मुगलों के परिवार से आते हैं, न मुगलों के मेरा कोई सहयोगी है।
लेकिन मुगलों के शासन में भी हमारे विचारधाराओं को, जैसे अकबर ने हमारे माता जैसे मैहर देवी और ज्वालामुखी सब जगह सोने का छत्र, हमारे धर्म को मानने का और जिस तरह से सम्मान किया, कई जगह ये लोग ऐसा भी काम करके गए जो आज विवाद का कारण बना हुआ है, जिसके वजह से हमारे देश में आज भी तनाव बना रहता है। आप कहीं उलझन में हैं, ऐसा लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप खड़े कहाँ हो, अपने सांसद जी के साथ खड़े हों या अनुभा जी के विचार के साथ में खड़े हों। आपसे जानना चाहता हूँ, ये कैसे तय होता है कि ये कांग्रेस का विचार है और ये उनका व्यक्तिगत विचार है? उनकी पहचान है कि वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और उस दौर में कांग्रेस के सांसद हैं, उस दौर में कांग्रेस के नेता हैं जब कांग्रेस निशाने पर है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदुओं के संदर्भ में द्वेष रखती है, और इसके बीच में आपके सम्माननीय सांसद ये कहते हैं कि मुझे मुगलों पर गर्व है। आप अकबर को याद करना चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी लिए बताना चाहता हूँ, इस देश का धर्म था सनातन धर्म। अकबर तो खुद ही भगवान हो जाना चाहते थे। दीन इलाही नामक एक नए धर्म का प्रवर्तन उन्होंने किया, जिसके पहले पैगंबर वह खुद हो गए। ये अलग बात है कि कोई उनका फॉलोअर मिला नहीं उनको। तो आपसे जानना ये चाहता हूँ, जिन मुगलों ने धारावाहिक तौर पर इस देश के तमाम मंदिरों को तोड़ा, जिसकी शुरुआत बाबर के दौर में राम जन्मभूमि पर हमले के तौर पर होती है, औरंगजेब के दौर में काशी विश्वनाथ से लेकर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा जाता है, उन मुगलों पर गर्व है कांग्रेस के सांसद को। लज्जा नहीं है आपको? शर्मिंदगी नहीं है अपने सांसद के बयान को लेकर? या आप कह रहे हैं देखना चाहिए, अब लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, इसके लिए गर्व कर लें? तो अब मुझे ये भी बता दीजिए, लाल किले पर एक बार भाषण देते हैं सम्मान्य प्रधानमंत्री जी, इस कारण से वो चाहते हैं कि इस पर गर्व किया जाए। अंग्रेजों ने वायसराय हाउस बनवाया था, उसमें आजकल पिछले 50-75 साल से राष्ट्रपति रहते हैं, तो फिर उनके तो चरणों में लौट जाना चाहिए हमें। संसद है ना, इसमें भी अंग्रेजों ने ही बनवाया था, और संसद में हमारे देश के संदर्भ में फैसले होते हैं, तो क्या करें? जो महारानी है लंदन में रहती हैं, उनके पैरों का वंदना करें? कोई आभारी होना चाहिए ना हमको। क्या कहते हैं जायसवाल जी? देखिए, हमारे जब मुगलों ने कोई पिकनिक, हम पहले भी बोला हिमांशु जी की पिकनिक मनाने नहीं आए थे, हमारे पर शासक बन के आए थे, और वो अपने हमारे भारत को जो भी, चाहे अंग्रेज आए चाहे मुगलों ने शासन किया, तो अपने हमारे यहाँ प्रेम बांटने नहीं आए थे। अपने पावर का इस्तेमाल कर कर वो हमारे सांसद महोदय का व्यक्तिगत अपना एक सोच होगा, जो ऐसा बात बोले हैं वो कोई पार्टी के लीक से नहीं बोले हैं। सांसद महोदय ने बोला तो अपने बोला कि मैं मुगलों के परिवार से नहीं आता हूं, मेरा व्यक्तिगत यह है कि मैं मानता हूं कि ये परमार तो उनका व्यक्तिगत है, कोई कांग्रेस पार्टी का वो बायलॉज के साथ। जायसवाल जी कह रहे हैं मेरा पिंड छोड़ो भाई, ये कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के सांसद ने व्यक्तिगत राय व्यक्त की है। छोड़ता हूं मैं जायसवाल जी, आप विचार कीजिएगा, आपको इसका संदर्भ में निंदा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस चर्चा को हमें जरूर आगे बढ़ाना है। मेरे साथ में अतीकुर रहमान साहब हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। वो इस मसले पर किस दृष्टि से देख रहे हैं ये जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। मुझे जाना था नंद कुमार साई जी के पास, लेकिन एक इस्लामिक विचारक का दृष्टिकोण भी साझा हो जाए तो शायद इस कार्यक्रम को दिशा मिल पाए। अतीकुर रहमान साहब, आपका नजरिया। जी डॉक्टर हिमांशु, मैं बहुत सारी बातें जो अनुबन जी ने कही मैं उससे एग्री कर रहा हूं, सिवाय इसके जी कि मुगलों का बिल्कुल भी योगदान नहीं रहा या हमको कोई गर्व नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि गर्व तो हमको हर उस व्यक्ति पर है, हर उस राजा महाराजा और शासन करने वाले पर होना चाहिए जिसने भारत की संस्कृति को जोड़ने की कोशिश जी। जिस किसी ने तोड़ने की कोशिश की, अवश्य उसको हम ना सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं बल्कि उनको हिस्ट्री एज अ पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो जितनी भी हम आलोचना कर पाए उसकी करनी चाहिए हमको जी। तो मूल मेरा जो विषय यही है कि हिस्ट्री को अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जुदा करके हम देखने की कोशिश करेंगे तो हम एक दूसरे पे सिर्फ लालछन ही लगा सकते हैं और दूसरा कोई योगदान हम नहीं रहेगा। इसके एवज में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपके पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को।
मुंबई यूनिवर्सिटी में, जो कि उस वक्त में बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, ये 1980s का किस्सा है। एक यशपाल कमेटी बनाई गई और जो एजुकेशन कमेटी थी उसने कहा कि भाई मुगल हिस्ट्री अब उसमें कोई चार्म नहीं रहा है पढ़ाने में, हमको इसको निकाल देनी चाहिए। उस यशपाल कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि मॉडर्न हिस्ट्री और सिर्फ एशियंट हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा और मुगल हिस्ट्री पूरी लूट मार वाली है, लूटपाट वाली है, इसको निकाल दिया जाए, और निकाल दिया गया जी। उसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक कंट्रोवर्सी जैसी हो गई। बीएन पांडे जी उस वक्त के प्रोफेसर थे, उन्होंने उस का जो यशपाल कमेटी थी उसको संबोधित किया और उन्होंने जो वाक्य कहा मैं उसके आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर बीएन पांडे कमेंटिंग ऑन द यशपाल कमेटी रिकमेंडेशन pointed out that the medieval period is an inseparable part of our history. It enriches our culture, literature, architecture, and music. A child not taught the medieval history may easily fall prey to the propaganda of those who are creating a gulf between the Hindus and the Muslim community and spreading communal venom through distortion and concoction. जी। तो हिस्ट्री को अगर आप निकाल दें क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आ रही है, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं होगा ना डॉक्टर साहब। मैं आपके पास इत्तेफाक रखता हूं, इतिहास को हटा दिया जाए ये कैसे संभव है? इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। एक निष्कर्ष निकाला कांग्रेस के सम्मानीय सांसद ने, माननीय अब्दुल खालिक ने। उनका कहना है कि मुगलों पर मुझे गर्व है। आतिकुर रहमान साहब, आप जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस राय के साथ हैं कि मुगलों पर इस देश को गर्व करना चाहिए? और मुगलों पर अगर इस देश को गर्व करना चाहिए तो इससे पहले भी जितने रहे हैं, चाहे तुगलक वंश रहा है, चाहे गुलाम वंश रहा है, चाहे खिलजी वंश रहा है, चाहे लोधी वंश रहा है, इन सब पर भी गर्व का ही विषय होना चाहिए। इस देश को अभिमान होना चाहिए कि तमाम दुनिया के लोग आक्रांता बनकर आए और इस देश पर राज किए। इस देश को धन्य हो जाना चाहिए इस बात के लिए कि भाई आपने कितनी बड़ी कृपा की हम पर, आप आए और यहां पर हम पर कब्जा करके बैठ गए। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सेंटेंस ही वो था कि जिस किसी राजा महाराजा और शासक ने भारत और भारत की संस्कृति, उसके लोगों को जोड़ने की कोशिश की, हमको उस पर तो गर्व होना चाहिए जी। अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो अवश्य वो क्रिटिसिज्म के लायक है। हम उसकी जितनी भर्त्सना कर सके उतनी करनी चाहिए हमको जी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर डॉक्टर साहब, जहां तक कि मेरी हिस्ट्री की रीडिंग है, मैं भी लेक्चरर रहा हूं और बहुत ही गहराई से मैंने मुगल हिस्ट्री और हमारी संस्कृति को पढ़ा है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं, बहुत लोग जो लांछन लगाते हैं मुगल हिस्ट्री के ऊपर, मुस्लिम रूल के ऊपर, वो ये फर्क महसूस करना या तो जानबूझकर छुपाया जाता है या महसूस नहीं कर पाते हैं कि जो सल्तनत पीरियड था, दिल्ली सल्तनत पीरियड, उसको आप पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उसके जितने राजा महाराजा आए उन्होंने लूटपाट के सिवाय कुछ नहीं किया। उनका असल मकसद हमारे मंदिरों के अंदर जो चढ़ावे आया करते थे, जो दौलत आया करती थी, सिर्फ उनका उद्देश्य था उसको लूटने का। उसके बाद में जो शासक आए, बाबर, अकबर और मुगल, टर्क्स और अफगान, वो यहाँ के बाशिंदा बनकर रहे, यहाँ की मिट्टी में घुल मिल गए। यहाँ की संस्कृति, लिटरेचर, जिस तरह से बीएन पांडे साहब ने कहा, जब वो घुल मिल गए, उन्होंने हमारी संस्कृति का हिस्सा बन के उसका योगदान किया, उस पर तो कम से कम हमको क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। आप मुझे थोड़ा रोशनी देना। आतिकुर रहमान साहब, मैं आपसे तथ्य पे बात करना चाहता हूं, आप तथ्य पे बात नहीं कर रहे। आपने कहा कि पहले के लोगों के संदर्भ, मुगलों के संदर्भ में किस बात पे गर्व करना चाहिए? क्या लाल किला बनवा दिया इसलिए गर्व करना चाहिए? ताजमहल बनवा दिया इस पे गर्व करना चाहिए? या इस देश के संदर्भ में ऐसा किया क्या जिसके संदर्भ में आप कहेंगे इस पे तो गर्व करना चाहिए ना? वही तो समझना चाहता हूं, थोड़ा रोशनी दीजिए ना इस पे। मेरे लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट मुगल्स का कंट्रीब्यूशन रहा डॉक्टर साहब, तो वो रहा इंडिया की सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना जी। अकबर के ऊपर जो इल्जाम लगाए आपने, शायद दीन इलाही को लेकर के वो खुद अपने आप को पैगंबर घोषित करना चाहते थे, नहीं कर पाए।
इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा, एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि दीन इलाही जब अकबर ने प्रीच करने की कोशिश की, जब उसने दोनों मुख्य समुदाय हिंदू और मुसलमानों के मौलवी और पंडितों को मिला के कुछ मुख्य उनको प्रॉब्लम्स दिए और कमरे में बंद करके कहा कि भाई इस कमरे से बाहर आना तो इसके सलूशन ढूंढ के आना, और दोनों हिंदू मुसलमान के लोग उसमें असमर्थ रहे, तब जाके अकबर ने दीन इलाही का पैगाम दिया कि जब ये दोनों के लोग ही क्लेरिजी दोनों के लोग असफल रहे तो इनका धर्म किसी काम का ही नहीं है फिर। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना पसंद करूंगा कि अकबर ने या मुगलों ने, किसी भी शासक ने इस्लाम के नाम पर औरंगजेब को छोड़ के, औरंगजेब का थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला है, वो आक्रांता थे, उन्होंने एक प्योरिटन इस्लाम की तरफ उनका रुझान था, लेकिन दूसरे मुगल बादशाह कभी भी इस्लाम के नाम पे ना उन्होंने कोई जंग की, ना उन्होंने कोई रूल किया, ना उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्लाम के नाम पे कोई पॉलिसी थोपने की कोशिश की। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अज़ीज़ुर रहमान साहब, मैंने इतिहास में काफ़ी पढ़ने की कोशिश की, मुझे कोई उदाहरण नहीं मिला। आपने बताया कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखा, हिंदू मुस्लिम एकता जिसे हम कह सकते हैं। इतिहास पढ़ता हूँ तो ये पढ़ने को मिलता है कि फलाने मुग़ल बादशाह ने अकबर समेत, जो सबसे उदारवादी चेहरा माने जाते हैं मुग़ल सल्तनत में, उन्होंने इस राजपूत राजा की लड़की के साथ विवाह किया, इस हिंदू की लड़की के साथ विवाह किया। पढ़ता रह गया, एक उदाहरण नहीं मिला मुझे जिसमें पता चला हो कि इस मुग़ल शासक ने अपनी बेटी का विवाह इस हिंदू राजा के साथ करा दिया। ये जो सेकुलरिज्म है आपका, उस सेकुलरिज्म में इस उदाहरण को तलाश रहा हूँ मैं, मुझे तो मिला नहीं। आप जैसा विद्वान आज इस कार्यक्रम में मौजूद है, समझना चाहूँगा इस उदारता को, इस सेकुलरिज्म को। शायद डॉक्टर साहब आपकी इस सवाल का जवाब मैं ना दे पाऊं, क्योंकि मुगलों की, मैंने भी इसमें थोड़ी सी कोशिश की पढ़ने की, लेकिन मुगलों की बेटियों के संदर्भ में मुझे ऐसी कोई उनके विवाह के संदर्भ में चीजें नहीं मिली। अलबत्ता अकबर के लिए मैं जरूर कहूंगा कि अकबर के लिए इल्जाम लगाना बहुत गलत होगा कि वो सेक्युलर नहीं थे। इसका सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अकबर के चीफ एडवाइजर कौन थे? मान सिंह। उनके जो सिपह सलार रहे वो तोदरमल थे। उन्होंने जो विवाह किया उसको आप अगर उठा के देख लीजिए, और यही कारण रहा कि एक बार उनके ऊपर हमला भी एक राजपूत ने इसी संदर्भ में किया था कि उन्होंने महारानी जोधाबाई से विवाह किया था, जो कि आज के दौर में आप कह सकते हैं कि भाई एक लव जिहाद का मामला बनता है। तो ये अकबर को हमेशा से हमारी हिस्ट्री के अंदर अगर हिंदुत्व फोर्सेस ने देखा है तो इसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश की है कि भाई उसने हमारी एक हिंदू महिला से शादी कर। मैंने तो आपसे पूरी सल्तनत को लेकर सवाल किया था अज़ीज़ुर रहमान साहब, आपने ईमानदारी से माना कि आपके पास इसके संदर्भ में उदाहरण नहीं है। लेकिन मैं इस चर्चा को विस्तार देना चाहता हूं, और इसके लिए नंद कुमार साई जी जैसा विद्वान मेरे साथ में है। वो भाजपा के नेता हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय धर्म संस्कृति के संदर्भ में वो वाकई एक विद्वान के तौर पर हमारे बीच में है। उनसे जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, क्या ये देश का स्वरूप मुग़ल सल्तनत के दौर में लिया, या अतीत के संदर्भ में कोई रोशनी आप देना चाहेंगे साई साहब हमारे साथ? द्विवेदी जी, वो जो सांसद ने जो बातें कही हैं जी, जिसको आपने बताया, वो खाली वो क्या संदर्भ था जिससे गर्व करता है वो जी, मुझे तो कहीं मैं समझने की कोशिश किया कि क्या बात थी कि वो मुगलों पर बड़ा, इस्लाम पर बड़ा गर्व कर सकता है, उनके राजा महाराजाओं पर। जी, मैंने तो जो देखा है जी, ये अकबर जो आया 1526 में, और सबसे पहले उसने वहां भगवान राम का जो मंदिर था उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनवाया मीर बाकी से। जी, बाबर ने। जी, और उसको बाबर ने ही जी, और इतने समय के बाद हम लोग अनेक बार वहां जाते रहे, भगवान राम का मंदिर वहीं बनाएंगे जहां राम ने जन्म लिया है, नारे लगाते रहे जी, और इनको यही नहीं तोड़ा। औरंगजेब आया तो चुन चुन करके सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया,
जी। और वहां पर मस्जिद बनाने की कोशिश की, जिसको फिर से अभी न्यायालयों में मामला है और उसमें फिर से मंदिर बनाने की योजना चल रही है। जी। उस सारे जगह हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश की, तलवार के धार पर। जी। ये बहुत सारे मुसलमान जो सल्तनत में आए, जो बादशाह बने, और उन्होंने सारे हिंदू धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देने की पूरी कोशिश की है। पर मेरा ऐसे सवाल है समय साहब में- आपसे, हम इतना ज्यादा मुगलों को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हमारे अपने लोग क्या कर रहे थे? जब दिल्ली पर हमला हुआ बाबर के द्वारा, तो राणा सांगा इंतजार करते रहे लोधी के हारने का। फिर खानवा में उन्हें भी शिकस्त मिल गई, और जब राणा सांगा जंग लड़ रहे तो बाकी राजपूत राजा इंतजार कर रहे थे राणा सांगा निपट जाए तो अपना काम आसान हो जाए। अब्दुल खालिक यही बात कह रहे हैं कि टुकड़ों में बटा हुआ था भारत, उसको एक सूत्र में जोड़ने का काम किया मुगल सल्तनत ने। इस विचार के संदर्भ में भी तो कुछ बात होनी चाहिए ना, तथ्यपूर्ण बात। नहीं, वो ठीक है, वो संदर्भ ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे जो दिखता है, जो सबसे ज्यादा मामला आया है जी इस मुसलमानों का, जी ठीक है, वो बटे हुए थे, वो तो वही मूल कारण था, और आज भी देश को और एक होने की आवश्यकता है। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके जिस तरह से योजना पूर्वक इस्लाम को प्रचार करने के लिए तलवार के धार का भी उपयोग किया जी, क्योंकि वो सल्तनत में थे, राजा बटे हुए थे, और इस कारण से इस देश को नुकसान हुआ। उन पर कौन सी बात पर गर्व हम कर उसमें सकें? कौन सी बात में गर्व ऐसा- करना चाहिए? एक सनातन धर्मी देश को इस्लामीकरण तलवार के जोर पर करने की कोशिश मुगल सल्तनत के दौरान भी हुई, इसके बाद भी हमारे सम्मानीय सांसद कह रहे हैं गर्व होना चाहिए मुगल सल्तनत पर। क्या वाकई निशांत वर्मा जी मेरे साथ हैं, वो अलग दृष्टि से ही सारे विषयों को देखते हैं। इस विषय पर मुझे उनकी टिप्पणियों का बेसब्री से इंतजार है। जी निशांत जी, आपके ख्यालात? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे मुझे बुलाया। जी, मैंने पैनलिस्ट को सुना। मैं शुरुआत वहां से करूंगा जिस चीज के बारे में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आपने भी इस प्रोग्राम के शुरू में कहा, जी, और अभी भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार जी ने भी कहा। जी, शुरुआत में वहां से इसलिए करना चाहता हूं कि आज मैं नंद कुमार जी, आपकी और आपके माध्यम से देश की एक गलतफहमी पहले दूर कर। जी, नंद कुमार जी ने कहा और आपने कहा कि बाबर आया, मीर बांकी के हाथों उसने राम मंदिर तोड़वाया और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई। जी, आप दोनों, मैं और देश की जनता सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। जी, नंद कुमार जी, आप प्रोग्राम पूरा हो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की माफी मांग लीजिएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहां कुछ भी तोड़ा नहीं गया था, जी, मस्जिद जरूर बनी थी। तो जी। प्रोग्राम पूरा होने से पहले ये डॉक्टर साहब इनको जरूर याद करें। जरूर। दूसरी बात, जी, जो आक्रांता होता है जी, उसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। दूसरे के ऊपर आक्रमण करे और उस परेशान करे। मैंने इतिहास पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। बहुत सारे हमारे देश के लोगों ने, देश कहूं तो देश तो 1947 में बना, उससे पहले अपने अपने रजवाड़ों की और सम्राटों की सीमाएं होती थी। जी, तो अब वो समय समय पे बदलती भी। लेकिन पहले के जमाने में जो कोई भी एक दूसरे पे शासन करने के लिए आक्रमण करता था, चाहे वो हमारे हिंदू राजा हो, चाहे वो बाहर से आए किसी धर्म के या बिना धर्म के भी राजा क्यों ना हो। सम्राट अशोक का उदाहरण ले लीजिए, आज जिसको आप उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा, वो पहले क्या था? कलिंग था। जी, तो क्या सम्राट अशोक को भी हम उसी कैटेगरी में लाएंगे? नहीं लाएंगे। लेकिन हम तुगलकों को, लोधियों को जरूर उस कैटेगरी में लाएंगे कि वो लोग आए, इस जमीन पे कब्जा किया, दिल्ली की सल्तनत बनाई और यहाँ पे लूटपाट करके हमारे खजाने कहे जा सकते हैं या हमारे काम की चीजों को लूट के अपने देश या अपनी जगह पे रजवाड़े में ले गए। लेकिन मुगल थोड़ा सा फर्क थे, और मैं गर्व करता हूं कि मुगल आए और वो वापस नहीं गए। इसी जमीन पे उन्होंने डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट पे मैं आऊंगा, आप पूछेंगे क्या क्या डेवलपमेंट किया, उस पर भी आऊंगा। डेवलपमेंट किया और इसी जमीन पे वो घुल गए। आधे से ज्यादा मुगलों की माएं हिंदू थी। वो क्यों थी? वो उस समय के रजवाड़े अगर आज पैदा होते तो सवाई मान सिंह से लेकर के, टोडरमल से लेकर के, बीरबल से लेकर के सब बताते, ओरछा से लेकर के, ओरछा के राजा से लेकर के बाड़मेर का राजा तक बताता कि हमने अपनी बेटी बहनों को उनसे क्यों ब्याया। हम लोग खाली स्पेक्युलेट कर सकते हैं।
लेकिन आज अगर हम मुगलों को इस बात पे गाली दें कि उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी करी, तो हम उन हिंदू राजाओं की तौहीन कर रहे हैं जिन्होंने खुशी खुशी, कहीं इतिहास में नहीं लिखा कि सवाई मानसिंह ने रोते रोते इसलिए विदा करी कि एक मुसलमान आकर के शादी करके नहीं, तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बहन बेटियों को ब्याया और सब खुशी राजी थे। आती है बात क्या डेवलपमेंट किया। आपने पूछा कि इस देश का या भारत का जो प्रारूप, जो कि उन सांसद साहब ने कहा है, बिल्कुल मुगलों ने एक टेरिटरी बनाई, उस टेरिटरी को आज की तारीख में अंग्रेजों के थ्रू होते हुए हम भारत के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान जो शब्द है वो तो हमारे संविधान तक में नहीं लिखा है। मेरे संविधान का अनुच्छेद 1.1 कहता है मेरे देश का नाम भारत ऑल्सो नोन एज इंडिया है। और ये सारी की सारी डिबेट संविधान सभा में संविधान को लेने से पहले हो चुकी है कि हमारे देश का नाम क्या हो। इसलिए ऐसी बचकानी बातें कोई अगर करे हिंदुस्तान, तो मैं तो उस बात के लिए कहूंगा कि संविधान का पहला चैप्टर। तीसरी बात, हमारे यहाँ टैक्सेशन से लेकर के रूल्स रेगुलेशन से लेकर के जागीरदारी से थानेदारी तक लेकर के पुलिस सिस्टम से लेकर के सारा रेवेन्यू मेथड का जो काम है, किसने दिया? हम अंग्रेजों ने दिया, मुगलों ने दिया, या मोदी या इंदिरा ने दिया? किसने दिया? वो सारा का सारा उस जमाने से चलता आ रहा है डॉक्टर साहब, कि उसको आज भी बदला नहीं जाता। और हमारे देश की तो मैं अपने इस वक्तव्य में इस लाइन को जरूर दोहराना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि हमारे देश में तो इतना लोगों में ज्ञान नहीं है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो हमारे राज्यों के नाम तक ही नहीं है, वो भी एक टेरिटरी का नाम है। मध्य प्रदेश मतलब सेंट्रल प्रोविंस जो अंग्रेज कहते थे, उत्तर प्रदेश मतलब नॉर्दर्न प्रोविंस जो कि अंग्रेज कहते थे। हमारी तो आइडेंटिटी ही नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश क्या है और मध्य प्रदेश क्या है। अंग्रेजों ने नाम दिया, हम आज भी फॉलो कर रहे हैं 75 वर्ष के बाद। माफ करें निशान जी, आपने जितने भी ख्याल दिए, आपने बताया कि जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो टैक्स कलेक्शन के संदर्भ सिस्टम है, वो सारा मुगलों ने या अंग्रेजों ने दिया। उससे भी 2000 साल पीछे चले जाइए, मौर्य साम्राज्य के समय पर ही इस देश में रेवेन्यू और टैक्स का सिस्टम था, जनपद की व्यवस्थाएं थी, और उसके माध्यम से राजा को कैसे कर लेना चाहिए, कर के संग्रहण के लिए अधिकारी कौन से होने चाहिए, कर की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सूत्रों के तौर पर भी बात किया। राजा को कर ऐसा लेना चाहिए जैसा एक भंवरा फूल से पराग लेता है, कि फूल को तकलीफ भी ना हो और उससे वो उसकी उदर पूर्ति भी हो जाए। राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण भरे पड़े हैं। आपने बाबरी मस्जिद के संदर्भ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, बहुत अच्छी बात है। वह औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त करने का आदेश 18 अप्रैल 1669 को जारी किया गया। एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित रखा हुआ है, बाकायदा ध्वस्त किया गया। और 2 सितंबर 1679 उससे कंप्लायंस की रिपोर्ट दी गई कि मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है। इसके संदर्भ में क्या करें निशांत जी? मैं दोनों बातों का जवाब देना पसंद करूंगा। बहुत अच्छा किया आपने ये मुद्दा उठाया। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि मुगलों से भी 2000 वर्ष पूर्व पहले की बात करें, सम्राट अशोक के जमाने की बात करें, लेकिन साहब उस बात को करने में मुझे एक छोटी सी परेशानी ये होती है कि मुगलों के जमाने से पहले ना तो किसी हिंदू राजा का, और मैं खाली राजस्थान की बात नहीं करूंगा, पूरे भारतवर्ष की बात करता हूं, और मैं सवाल करता हूं पूरे पैनल से कि मुगलों से पहले के किसी भी हिंदू राजा, चाहे कन्नौज का हो, चाहे चोला का हो, चाहे सम्राट अशोक, क्या आपका कोई महल है? क्या आपका कोई घर है? नहीं है। कहाँ है? कहीं 1-2-4 मंदिर हमारे पुश्तैनी जरूर है, लेकिन ये लोग रहते कहाँ थे? अब आप कहेंगे कि भाई वो तो आक्रांता है, उन्होंने गिरा दिए तो बदलवा उठा के अफगानिस्तान ले गए क्या? वो तो जो खुद सारे के सारे यहीं पे रहे। तो 2000 वर्ष पूर्व जब आप बात पे ले जाते हैं डॉक्टर हिमांशु जी, तब आप उसके ना तो एक महल, ना एक किला, ना एक कोई भी बिल्डिंग दिखा पाते हैं, क्योंकि हमारे तो अयोध्या तक के अंदर जो सबसे माफी चाहूंगा निशांत वर्मा जी, थोड़ा आज तर्कों के स्तर पर आपसे असहमति बन रही है। आपने कहा कि आप क्या दिखा पाते हैं? इस देश का जो राज चिन्ह है 4 सिंह, सारनाथ से खोजा हुआ, उस दौर का स्तंभ, अशोक स्तंभ के तौर पर हमें जानते हैं। सारनाथ जाइए, आपको दिखेगा इस देश का क्रिएशन, इस देश का वैभव, इस देश की व्यवस्था। बहरहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और अनुभा जी के पास आना चाहता हूं। निशांत वर्मा जी का कहना है कि भाई आपको मुगलों के संदर्भ में उससे पहले का बताइए तो सही।
इतिहास तो यह बताता है कि 1000 साल की गुलामी के दौर से यह देश गुजरा है। पहले मीर कासिम के दौर में हमले हुए, लोग आते थे, महमूद गजनवी आए लूटे और चले गए। पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद से लोगों ने इस देश में बसना चालू कर दिया, ये इतिहास बताता है। 1192 की तराइन की लड़ाई की हार के बाद में मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इस देश के शासन व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है और तब से सिलसिला है। 1000 साल तक कोई हिंदू राजा इस प्रकार का सम्राट की हैसियत में हुआ ही नहीं। तो निशांत वर्मा जी की इस सवाल का उत्तर कैसे निकले, अनुभा जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। एक्चुअली देखिए, जो वो कह रहे हैं वर्मा जी जी, उनको मैं ये कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि हम कोई पुराना एक मॉन्यूमेंट दिखाते, जैसे आपने खुद ही एक एग्जांपल दिया कि सारनाथ का स्तंभ देख दें। आप दक्षिण में चले जाइए, आपको इतने अच्छे पुराने मंदिर मिलेंगे। आप नॉर्थ इंडिया में भी देखेंगे, एक 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा उसे कहते हैं। एक्चुअली वो जैन टेम्पल्स हुआ करते थे, उनको गिराकर मस्जिद बना दी गई 2.5 दिन के अंदर। कोई मस्जिद नहीं बन सकती 2.5 दिन के अंदर, लेकिन वो पूरा का पूरा उसी मटेरियल को यूज कर लिया गया और 2.5 दिन के अंदर उसका नाम ही 2.5 दिन का झोंपड़ा है। 2.5 दिन का झोंपड़ा उसको बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए बहुत सारे। अगर होते वो वहां पर, आज आक्रांता नहीं आते, तो शायद हम निशांत जी को दिखा पाते कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ थी। और अभी भी आपको बहुत सारी, अगर वो राजस्थान को बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में भी देखेंगे जो पुरानी बावड़ियां मिलती हैं, या पुरानी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पुराने राजाओं की बनी हुई हैं। अगर आप बात करें कि बहुत पुरानी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उस टाइम इतना फाइन काम नहीं होता था, पत्थर का काम हुआ करता था, या समय के साथ साथ वो डिस्ट्रॉय होता गया, या आक्रांताओं ने आके उसे खत्म कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होता था। बहुत सारा ऐसा वर्क है जो आपको मिलेगा। इसके अलावा जो अभी एक वो बात हो रही थी, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, तो आप वैदिक काल में चले जाइए, वहां आपको सभा और समिति मिला करती थी जी। वो सभा और समिति का काम ही ये होता था कि किस तरह से प्रशासन चलेगा। मौर्य काल में 6 अलग अलग डिविजन्स बने होते थे, हर डिवीजन में 5 मेंबर्स हुआ करते थे, और वो लोग ये ही देखा करते थे कि किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से पूरी हमारी व्यवस्था चलेगी। उसमें एक टैक्सेशन कमेटी भी होती थी जो कि टैक्स को देखा करती थी। उस टाइम कोई भी प्रशासन, आप समझ सकते हैं, बिना टैक्सेशन के नहीं चल सकता। आप इन सबको छोड़ दीजिए, आप सिंधु घाटी में चले जाइए, वो तो बहुत ही पुराना है हमारा, कि लगभग 4,500 साल आज से कहेंगे, 2,500 ईसा पूर्व का है वो। तो 4,500 वर्ष पूर्व आप देखेंगे कि पूरी वहां की नगर व्यवस्था मिलती है। जो आप आज मॉन्यूमेंट चाहते हैं, 4,500 साल पहले इस देश में पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे, 2 मंजिला मकान हुआ करते थे, जिनमें सीढ़ियां हुआ करती थी, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। तो आप 4,500 साल की बात को तो स्वीकारना नहीं चाहते, जिसके प्रमाण आपको पूरे मिले हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने अभी ये सब सीखा है। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हालांकि ये बात मैं तो अनुभा जी ने तथ्यपूर्ण तरीके से बात कर दी, और उन्होंने भावनात्मक बात नहीं की। सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया है, जिसकी खुदाई मोहनजोदड़ो हड़प्पा में हुई, और जिसके अंतर्गत जो कुछ भी मिला वो दुनिया के सामने है। और दरअसल उसके मिलने के बाद ही लोगों को मानना पड़ा कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है या हमारा जो सिविलाइजेशन है वो वाकई हजारों साल पुराना है। निशांत जी को अभी भी ऐतराज है, एक बार उनका ऐतराज सुन लेते। जी निशांत जी। अनुभा जी, मैंने मॉन्यूमेंट की बात नहीं करी थी कि मंदिर इत्यादि, तो मुझे भी पता है कि भव्य मंदिर सब जगह हैं। मैंने पूछा था किले कहाँ हैं, महल कहाँ है, जिसमें इतने भव्य मंदिर बनाने वाले लोग रहते थे। भाई भव्य मंदिर बनाया तो भव्य किले भी होंगे, आप बावड़ी बता रही हैं। दूसरी बात, आपने लोथल वगैरह जो है हमारा पुराना है, 4,500 साल, 2,500-3,000 साल पुराना, ये बताया। मायन सभ्यता तो 15,000 साल। हम सभ्यता की बात कर रहे हैं या फिर हम रजवाड़ाओं की बात कर रहे हैं? कंफ्यूज करना पब्लिक को बहुत आसान है। मैंने सवाल ये किया और मैं दोबारा आपसे कर रहा हूं, मुगल शासन से पहले इतने भव्य किले, इतने भव्य महल हिंदू राजाओं के कहां थे जिन्होंने इतने भव्य मंदिर बनाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि आक्रांता आते थे और मंदिरों को बदलते थे। बद्रीनाथ मंदिर जो हमारा है वो भी बुद्धिस्ट का, बौद्धों का था, लेकिन हम ये बताना नहीं चाहते अपने लोगों को। देखिए, इन बातों के बजाय मुझे ये दिखाएं कि बड़े बड़े महल, बड़े बड़े, आप ओरछा मंदिर से लेकर चले जाइए आप बाड़मेर तक, आपको सब मुगल शासन की देन मिलेगा कि तब प्रेम पूर्वक हिंदू मुसलमान थे। ये लाइन पूरी करने दीजिएगा। प्रेम पूर्वक हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे, और इसीलिए ये डेवलपमेंट हुआ कि जहां पे बावड़ियां बनती थी वहां बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े किले बने, और वो हमारी शान है। चाहे लाल किला हो, चाहे फिर वो बाड़मेर का किला हो, चाहे जैसलमेर का किला हो,
ये ऐसा नहीं है कि जैसलमेर के किले के अंदर कोई मुसलमान नहीं थे, वहां भी रहते थे। महाराणा प्रताप का जनरल मुसलमान था, टीपू सुल्तान का जनरल मुसलमान था। और जिस इब्राहिम लोधी को लोग कहते हैं कि वो आक्रांता नहीं था, हम कहते हैं कि भाई तो बाबर जब आया था आक्रांता बन के, नंद जी आप बताइएगा, बाबर आया था आक्रांता बन के, राणा सांगा ने सामना किया। राणा सांगा किसकी सेना के साथ लड़ता था? इब्राहिम लोधी यानी के दिल्ली सल्तनत की सेना के साथ लड़ते थे। तो इब्राहिम लोधी आक्रांता नहीं थे, शायद बनारस में पैदा हुए होंगे, और जो बाबर आया था वो आक्रांता था। तो निशांत जी चाहते हैं कि भाई आप पुराने दौर के महलों को हमें दिखवाइए। 1000 साल की गुलामी के दौर से गुजरे हुए देश में निशांत वर्मा जी की इच्छा है। पर निशांत जी आप जितने आभारी इस संदर्भ में हैं कि इन्होंने इतने शानदार महल बनाए, लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, उतने ही आभारी आप अंग्रेजों के संदर्भ में भी है ना, कि किस तरीके का कमाल का वायसराय हाउस बनाया, जिसके कारण से आज़ादी के बाद कम से कम हमारे राष्ट्रपति को रहने के लिए एक घर तो मिल गया, नहीं तो शायद अब तो घर भी ना दे पाते, इस लायक भी नहीं थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किस्म की जो है संसद भवन की बिल्डिंग तैयार कर दी। जिस समय वो उस समय काउंसिल की बैठक होती थी तो कम से कम हमारे सांसदों को बैठने के लिए एक भवन तो मिल गया, नहीं तो हो सकता हम तो इस लायक भी नहीं रहते। किस नजरिए के साथ में है? वेरी नाइस। 10 सेकंड में आपकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया बात आपने कही, और इस बात को मैं गवर्नेंस से जोड़ना चाहता हूं, शासन से जोड़ना चाहता हूं। चाहे शासन मुगल करे, चाहे तुगलक करे, चाहे भाजपा करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे अंग्रेज करे, चाहे पुर्तगीज करे, सर जब कोई शासन करना चाहता है, यानी कि जब कंपनी चलाना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसको रिटर्न्स मिले। उसको रिटर्न्स तब मिलेंगे जब पब्लिक खुशहाल होगी, जब वहां पे डेवलपमेंट होगा, जब खेती होगी, जब सब लोग खाएंगे पिएंगे, शासन करेंगे जब ये लोग, तब जाकर के जब जनता सुखी होगी। तो ये कह देना जस्ट बिकॉज के मुगल मुसलमान थे कि वो खराब थे, ये गलत है। क्योंकि उस समय 300-400 साल हमारे देश में सुख शांति थी। ठीक है, कुछ गलतियां तो सबसे होती हैं, कुछ गलतियां तो आज की गवर्नमेंट से भी होती हैं, तो हम उनको आक्रांता थोड़ा कह देंगे, बुरा थोड़ा कहने लगेंगे, कटाक्ष कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कोई भी गवर्नर, आप कंपनी चलाते हैं, क्या आप अपने लोगों के ऊपर गलत तरीका चलाएंगे? नहीं, आपको अपनी कंपनी का अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको लोगों को खुश रखना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट देना पड़ेगा, और तभी जाके सालों साल, 5-5 साल की सरकारें नहीं थी, ये 300 साल, 400 साल, 600 साल, उससे पहले हिंदुओं के भी राजा हजार साल जिए। तो ये तभी हुआ जब सबने लोगों का ध्यान रखा, डेवलपमेंट किया, उन्होंने ध्यान रखा। ये निशांत वर्मा जी का कहना है, और इतने आंदोलन का इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं, वो भी एक किताबों में लिखा है कि इन्होंने किस प्रकार का अत्याचार किया। एक नील की खेती कराने के लिए हजारों परिवारों को तबाह कर दिया, लाखों लोग इनके शासनकाल के दौरान अकाल की भेंट चढ़ गए, किस प्रकार की महामारी की भेंट चढ़ गए, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पर फिर भी हमें अंग्रेजों के शासन पर गर्व करना चाहिए, ये विचार का विषय होना चाहिए। अनुभा जी इसमें कुछ बात कह रहे हैं, एक बार अनुभा जी की बात सुनते हैं और फिर एक बार जायसवाल साहब के पास चलते हैं। जी अनुभा जी। मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि मैंने पहले भी कहा था कि हम ये आप चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बात ही हो रही है कि हम मुगलों पर गर्व करना चाहिए, नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम बुराई नहीं कर रहे किसी जी। पहली चीज ये मैंने पहले कहा, इस बात से सहमत हूँ, जिसमें अच्छा तारीफ करो, जिसमें गलत करो, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात आपने कहा किले नहीं थे, आप मुझे बताइए, बाबर जब भारत में जितने सब देखे उसको इसका रिटन एविडेंस है। ग्वालियर का किला जो महाराजा मानता है वो उसको बहुत है, तो वो ग्वालियर का किला आज भी लैंडमार्क है और ग्वालियर का आज भी स्थित है और पसंद किया है। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसके संदर्भ में काम हुआ है, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं मूल मुद्दे पर, जिसकी ओर अनुभा जी हमें लेके जा रही हैं कि भाई मुगलों पर गर्व करना चाहिए। क्या वाकई ये गर्व के लायक विषय है? और देश के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उनका योगदान है कि मुगल ही थे जिसके कारण देश आज़ाद रहा। जायसवाल जी, आपका नज़रिया अपने सांसद के साथ, निशान जी के साथ में, अतीकुर रहमान जी के विचार के साथ में, या कोई और नज़रिया आपका जो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों से साझा करना चाहें? डॉक्टर साहब, ऐसा है, अतीकुर रहमान जी भी बोले यशपाल कमेटी के बारे में, आपको जी जिस तरह से इतिहास हम लोग पढ़े हैं, इतिहास को जाने हैं, और जब जब इतिहास को लोग आए हैं अपने अपने तौर तरीके से, अगर यहाँ पर मुगल शासन आए तो हमारा कुछ कमजोरी था, हमारे
राजा महाराजा जिस तरह से उनको वेलकम किए और आपस के फूट से ही घर फूटे गवार लूटे, हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं जी। तो घर में जब भी कुछ टकरार होता है उसका फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। जैसे अंग्रेज भी आए हमारे देश में, तो हमारे लोग कुछ लोग थे जो अंग्रेजों को हमारे विरासत के बारे में बताए कि भारत सोने का चिड़िया है, यहाँ पर बहुत व्यवस्था है, तो उसको लूट कर किस तरह से ले गए। तो मुगलों ने तो कई तो पीढ़ी उनका यहाँ पर आकर यहाँ के वासी हो गए और यहीं पर इसी मट्टी में वो पलित हुए, इसी मट्टी में अपने मट्टी में खाक भी उनका मिल गया जी। तो आज उनका बनाया हुआ, मुगलों का किया हुआ, तो हमारा इतिहास तो सनातन धर्म है, हम अपने सनातन को मानते हैं, हम देखते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, हमारे भगवान को भी हम जानते हैं, मानते हैं। तो सबका अपना उस समय रवैया रहा, जैसे उस समय में वो मजबूत रहे 300 साल वो लोग तुगलकों, उसके बाद तुगलक आए और उसके बाद मुगलों का शासन हुआ, और जो अपना पारी बना कर जिस तरह से हमारे देश में भारत के इस मिट्टी पर आए, तो हमारी खामियां जोधाबाई महारानी से जैसे अकबर का शादी हुआ, तो अगर स्वेच्छा से शादी किए हो, तो स्वेच्छा से राजा साहब कोई जबरी तो किए नहीं, लेकिन उस समय के अनुकूल जैसा माहौल था उसमें वो लोग पले बढ़े और इस देश में ही रहकर शासक बने। और कोई इसमें जैसे आज भी शासन चल रहा है, तो कांग्रेस के जमाने में क्या किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में क्या, जैसे मोदी जी इतिहास लिख रहे हैं, भाई आप बता रहे थे डॉक्टर हिमांशु जी की यहाँ पर बिस्सा जैसे 20,000 करोड़ का बन रहा है जो संसद भवन और उनके रहने का निवास बन रहा है, इंडिया गेट इतिहास था, तो वहां पर नया इतिहास रचा जा रहा है। तो इस तरह का हर काल में, तो इनके काल में भी कई चीज परिवर्तन हुआ, मुगल सराय का नाम बदला गया, यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत नाम है, अकबर रोड, शाहजहां रोड, सारे रोड है, तो नाम तो बदले लेकिन काम भी विकास तो होना चाहिए। मुद्दे पे आइए, मुगलों पर गर्व करना चाहिए या हमें उस दौर के अपने राजाओं के संदर्भ में शर्मिंदा होना चाहिए? इस देश की सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें जैसा एकजुट होकर लोहा लेना चाहिए था आक्रांताओं का, उन्होंने वो लोहा नहीं लिया। इस बात पर हमें लज्जित होना चाहिए, या आपने हमारे यहाँ के राजाओं महाराजाओं की कमजोरी का फायदा उठाया और हम पर राज किया, 300 साल तक राज किया, इस बात पर हमें बड़ा गर्व है। क्या होना चाहिए? ये गर्व की बात नहीं है, हमारे राजा रजवाड़ों ने जिस तरह से अपने ही तो कुल मिलाकर जसवाल जी मुद्दे की बात कह रहे हैं, बात अधूरी रह गई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुगलों पर गर्व का तो विषय नहीं है। हाँ, उस दौर के अपने राजा महाराजाओं के संदर्भ में जिन्होंने समर्पण किया या अपने दुश्मन को निपटाने के लिए इनका योगदान लेना चाहा, उसमें लज्जित जरूर होना चाहिए। मैं तो रहमान साहब थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं। जब मुगल सल्तनत की बात होती है तो वो बातचीत दरअसल बाबर से शुरू होकर औरंगजेब पे खत्म हो जाती है और उसके बाद में सीधे आखिरी में बहादुर शाह जफर पर एक औपचारिक राजा के तौर पर वह दिखते हैं, उस जिक्र तक आती है। लेकिन उसके बीच का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया था। 1707 से लेकर 1857 के बीच में बड़ा अंतराल था और वो भी इस देश में त्रासदी का दौर था। उस दौर में ही अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे लुटेरों ने इस देश पर हमला किया था। आपसे जानना ही चाहता हूं कि आप मुगलों के संदर्भ में इस बात पर लज्जित नहीं होना चाहिए कि जिस देश के संदर्भ में उनके बाप दादाओं ने इतनी मेहनत के साथ एक ताना बाना बुना था, ये अपनी कुल मिलाकर अय्याशी के चलते इस देश की हिफाजत करने में नाकाम रहे। दिल्ली को और इस देश को जिस तरीके से उनके दौर में लूटा खसोटा गया, इसके लिए मुगलों के संदर्भ में वाकई शर्मिंदगी होनी चाहिए। क्या कहते हैं इस पर? इसमें कोई नजरिया आपका? आपने म्यूट किया हुआ है अतिकुर रहमान साहब, उसे अनम्यूट कर देंगे जरा। चेक जी, चेक चेक जी रहमान साहब आ रही आवाज जी। प्रोग्राम इंग्लिश में 2 लाइनें हैं, मैं कहना पसंद करूंगा जी कि वी हैव लर्नड ओनली वन थिंग फ्रॉम हिस्ट्री, दैट वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। जी, अगर हम इस तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे कि भाई कौन से बादशाह के दौर में कितनी तबाही आई और कौन कितना जिम्मेदार था, और हम अगर अपने आप को इसमें फिर हिंदू मुस्लिम में सीमित कर देंगे तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा।
जी। इसके संदर्भ में देखिए जो बात जायसवाल जी ने कही थी कि हमारे हिंदू राजा महाराजा क्यों असफल रहे इन आक्रांताओं को रोकने के लिए, तो अल बेरूनी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है इस संदर्भ में अपनी किताब में। जब वो इंडिया का दौरा करने आए उन्होंने कुछ पेजेस लिखे। उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान से रास्ता बनता है, जो और दूसरे टर्क इलाकों से हिंदुस्तान का रास्ता बनता है 1800 सदी में और 17वीं सदी में, इतना पथरीला रास्ता था डॉक्टर साहब कि आज के दौर में भी इम्पॉसिबल है कि कोई आक्रांता कोई अपनी फौज लेकर इतना बड़ा जोखिम उठाकर भारत में एंटर करे। आखिर क्या वजह थी कि ये आक्रांता आराम से आए, लूटा और लूटपाट करके चले गए? सबसे बड़ा अल बेरूनी अगर किसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो भारत के ना राजा महाराजाओं की तरफ बल्कि हमारे वर्ण सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारा पूरा भारत का सिस्टम जो एकदम टॉप पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस और शूद्रा में बटा हुआ था, इसका फायदा उन्होंने उठाकर ये देखा कि हमारे से लड़ने वाली कितनी फौजें हैं, सिर्फ गिनती के क्षत्रिय, अरे इनको तो आराम से हम परास्त कर लेंगे। ये अल बेरूनी का कहना है हिस्टोरियन जी। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आक्रांता क्यों आए, इतनी दुर्व्यवहार, इतनी ऐसे पथरीली रास्ते के अंदर इतनी हिम्मत की और हमारा खजाना लूट कर ले। हमारा खजाना लूट करेगा। देखो रहमान साहब एक अलग दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन मैं इस चर्चा को अब अंजाम पे पहुंचाना चाहता हूं। उसमें नंद कुमार साई जी के पास आना चाहता हूं। नंद कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं, मुगलों पर हमें गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो एक बहस का विषय है, पर अपने उस दौर के तमाम सनातन धर्मी या हिंदू राजाओं के संदर्भ में शर्मिंदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिन्होंने वाकई इस देश और इस देश के लोगों की चिंता ना करते हुए केवल अपने निजी हितों की चिंता की। उन्होंने ये चाहा कि अगर पड़ोसी राज्य पर हमला हो रहा है तो अच्छा है ये इसको निपटा दे तो फिर बाद में मेरे काम आ जाएगा। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में, इस सोच के संदर्भ में भी क्या आप उतने निर्मम होंगे जितना आप बाबर के संदर्भ में होना चाहते हैं या औरंगजेब के संदर्भ में होना चाहते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु जी। अगर एकजुट होती उस समय, जो छोटे छोटे रजवाड़े थे वो सब एकजुट होकर अगर लड़ते तो शायद उसका रिजल्ट दूसरा होता जी। लेकिन वो भी नहीं हुआ उस समय जी। लेकिन उस संदर्भ में बहुत सारी बातें कुछ ऐसी थी जो बहुत अच्छी हम माना जा सकता है अशोक के समय का। और उसके पहले जो आपके बहुत सारे बिहार क्षेत्र में उस जमाने में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, अध्ययन की दृष्टि से बहुत अच्छा उस क्षेत्र माना जाता था। लेकिन ये जो बाहर से आक्रांता आए उसमें आपने एकदम सही कहा है कि रजवाड़े जो है बटे हुए थे और उसका लाभ उठा करके इन लोगों ने उस क्षेत्र को अपने अधीन में करने का, उसमें कब्जा करने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए जी। तो ये कुल मिलाकर नंद कुमार साई जी का कहना है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए अनुभाजी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई हमारे पास इतिहास के पन्नों में गर्व करने के लिए मुगल सल्तनत ही है, या आप मानते हैं कि नए सिरे से हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है? इतिहास के पन्नों में है, लिखने की जरूरत नहीं है। हमें अगर गर्व करना है तो हमें मौर्य साम्राज्य पर गर्व करने की जरूरत है। हमें अगर करना है गर्व तो हमें गुप्त साम्राज्य पर गर्व करने की जरूरत है। गुप्त साम्राज्य के दौर में कुमारगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य तक इतना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन उस गौरवशाली इतिहास से आज की पीढ़ी जैसी परिचित होनी चाहिए वैसी परिचित नहीं है। क्या कहती हैं आप? देखिए, ये एक चर्चा का बहुत अलग बिंदु है और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सच है कि इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसी पर फोकस किया गया, वही पढ़ाया गया जो कि लोग पढ़ाना चाहते थे। और यही चीज शायद है कि हमें उसे फिर से पढ़ने की जरूरत है। हमने अकबर के बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन राणा प्रताप का जिक्र बहुत कम मिलेगा आपको जी। हम उनके बारे में नहीं पढ़ते। गुप्त काल की आपने बात की, अगर देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी उस टाइम में डेवलप थी उतनी बाद में आपको बहुत मुश्किल मिलेगी देखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इतिहास में अच्छी अच्छी भरी हुई है, और वाकई में अगर देखना है तो हमें एक नए सिरे से पढ़ना ही होगा इतिहास को
और बच्चों को भी वो चीज बतानी पड़ेगी, हमारी भावी पीढ़ी को। हम उसमें हिंदू मुसलमान जाति वर्ण व्यवस्था सब छोड़ दें। देखिए, अगर वाकई में एक नया भारत बनाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बीती ताहें बिसार दे आगे की सुध ले, और उसमें हमें एक जो अच्छी चीजें हैं उनको रखना पड़ेगा, और जो चीजें वाकई में कहीं ना कहीं पेनफुल है। देखिए, दर्द हटेगा नहीं, दर्द रहेगा, लेकिन उस दर्द को हमें भुलाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। नई पीढ़ी को ये देना होगा कि जो पुरानी रियासतों की बात हुई कि रियासतें बटी हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है, कहीं हमारी अपनी ही फूक थी जो दूसरों को भुला गई यहाँ पर, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। अभी भी हम किसी ने, अंग्रेजों ने तो किया ही है, फूट डालो और राज करो, उनका तो वाकई ये है, सब जानते हैं कि उन्होंने इसी तरह शासन किया। तो हमें जो फूट डाली गई उस फूट से हम अभी भी नहीं उबर पाए, और शायद वो लेसन हमने अभी भी नहीं सीखा है। इसलिए इतिहास हमें पीछे देखने पे यही लेसन देता है कि उस फूट में मत आओ, एकता की बात करो। जब एक होगे तभी भारत की शक्ति है, तभी भारत की शक्ति बनेगी। कुल मिला के अनुभा जी, निशांत जी, आतिकुर रहमान जी और काफी हद तक है तो स्वामीनाथ जायसवाल जी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। इनका कहना है कि इतिहास से खींच पैदा नहीं की जाती, इतिहास से सबक लिया जाता है। इतिहास पढ़कर हमें यह समझने की जरूरत है कि वो कौन सी गलतियां रहीं जिसने इस मुल्क को तबाही का वो दृश्य दिखाया। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं निशांत जी की टिप्पणी लेना चाहूंगा। दरअसल उनका वो फोन लाइन से हमसे जुड़े हुए। जी निशांत जी प्लीज। मैं सिर्फ 10-15 सेकंड लूंगा। सबसे पहली बात, अनुभा जी, मैं नहीं जानता कि हम लोग किस स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने चोला वंश से लेकर के मुगल साम्राज्य तक सारी हिस्ट्री पढ़ी है, आज भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। दूसरा, नंद जी, मैं आपसे बता दूं, आपने सही कहा कि छोटे छोटे रजवाड़े आपस में बटे थे। इसका मतलब यही है जो मैं कहता हूँ कि ये पहले कभी एक देश नहीं था, रजवाड़े एक दूसरे से लड़ते थे। आप जबरदस्ती क्यों उनको एक माला में पिरोना चाहते हैं कि हम सब एक थे? हम अब एक हैं, पहले एक नहीं थे। ये मानना पड़ेगा सही इतिहास को। आप जबरदस्ती पिरो रहे कि सारे हिंदू राजा एक दूसरे से लड़ते थे। भाई, तभी तो अलग अलग रजवाड़े थे, उनको कोई शौक थोड़ा था कि हम अलग अलग बैठेंगे। निशांत जी का अपना दृष्टिकोण है। मैं निशांत जी, अब समय पूरा हो रहा है। निशांत जी जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं हो सकता। भारत एक देश है, पर इस भारत में 31 राज्य हैं। उस दौर में भी एक सम्राट होता था, उस सम्राट के अधीन राजा हुआ करते थे, चाहे वो मौर्य वंश था, चाहे गुप्त साम्राज्य था, चाहे उसके बाद में मुस्लिम आक्रांताओं के दौर में भी शासन व्यवस्था रही। लोग, जयपुर का राजघराना था, लेकिन वो मुगलों के अधीन रहते हुए अपनी सत्ता का संचालन करता था। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में गर्व करने की अगर बात है तो इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ने की जरूरत है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इतिहास से सबक लेने की। हमें वर्तमान को कलुषित नहीं करना है, वर्तमान को कड़वाहट से नहीं भरना है, बल्कि अतीत को पढ़कर ये जानना है कि वो कौन सी घटनाएं रहीं जिसने देश को कमजोर किया था, और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो ताकि देश कमजोर हो। शायद यह संदेश अगर हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे तो इस चर्चा को सार्थक कर पाएंगे। आज सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारी प्रासंगिक पंक्ति ये कहती हैं जुबान को लेकर कि वहारी यह जुबान की तेजी, वहारी यह जबान की तेजी, हर तरफ कुछ न कुछ सुनाना है। ख्वाजा दर्द ने जो यह बात कही थी वो कांग्रेस के सांसद अब्दुल खालिक को शायद ज़्यादा ही भागे, इसलिए उन्हें कुछ कहना था तो वो कह गए। पर इतना तय है, मुगलों के संदर्भ में मुझे गर्व है, ये बात अगर वो जितनी जोर से बोलेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को अखरेगी। अब्दुल खालिक को ये बात समझनी चाहिए, वो समझेंगे, इसका पता तो भविष्य में चलेगा। बहरहाल अब मुझे दी इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।